स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की। इसका आगाज हो गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही इसका आगाज हुआ, लेकिन पहले दिन ही टकराव की स्थिति बनी। प्रतिपक्ष का आरोप है कि विधि विधान के तरह से इस सत्र को नहीं बुलाया गया है। 21 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, लेकिन सरकार ने आनन फानन में बुलाया। और जो बड़ी बात इस सत्र के दौरान रहेगी, शनिवार को भी हाउस बुलाया गया है, जिसमें आरक्षण बिल के साथ साथ सीएए के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित किया जाएगा। एक बड़ी बात है और यहीं से विरोध शुरू है। और देखना होगा कि शनिवार का दिन क्या खास रंगत लेकर के आता है और विधानसभा का नजारा क्या रहेगा। जनरली सैटरडे को विधानसभा नहीं बुलाई जाती, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नियम विरुद्ध है कि शनिवार को बुलाना। तो चलिए मैं आपको मजमून दिखाऊंगा और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे सत्र में पहले दिन की जो स्थिति रही उसको लेकर। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र का आगाज। राज्यपाल के अभिभाषण में हंगामा। नेता प्रतिपक्ष ने सदन बुलाने की प्रक्रिया को बताया असंवैधानिक। भाजपा विधायकों ने किया सदन से वॉकआउट। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सरकार लाएगी संकल्प प्रस्ताव। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र की शुरुआत ही हंगामेदार रही। राज्यपाल के अभिभाषण का विपक्ष ने बहिष्कार किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जैसे ही अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बोलना शुरू कर दिया। कटारिया ने आरोप लगाया कि यह सत्र नियम विरुद्ध बुलाया गया। कटारिया लगातार बोलते रहे और राज्यपाल अपना भाषण पढ़ते रहे। इसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दी। मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति भी भारत सरकार से। भाजपा विधायक दल के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी वॉकआउट किया। राज्यपाल ने अभिभाषण में सरकार का विजन पेश किया। शोकाभिव्यक्ति के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसी सत्र में राज्य में किसानों की खुशहाली तथा आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए विचार विमर्श के साथ साथ राज्य की जनता की समृद्धि, युवाओं बेरोजगारों की समस्याओं के समाधान, महिला सशक्तिकरण, राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं, निरोगी राजस्थान तथा शिक्षा में सुधार, स्वशासी एवं पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाने पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। सदन के पहले दिन महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का संपूर्ण प्रतिपक्ष ने विरोध किया है, विगर्मन किया है। सरकार ने अपनी गलती छुपाने के लिए, क्योंकि 126वां संविधान का संशोधन जिसके माध्यम से पूरे देश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को लोकसभा और विधानमंडलों में आरक्षण की अवधि को 25 जनवरी 2020 से 25 जनवरी 2030 को बढ़ाने का काम किया था, उसका अनुसमर्थन करना था। संकल्प के खिलाफ विपक्ष का जारी है विरोध प्रदर्शन। शनिवार को होगा सदन में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पेश। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में SC/ST आरक्षण को 10 साल तक बढ़ाने के विधेयक पर भी लगेगी मुहर। इस सत्र में खास बात यह है कि सरकार नागरिक संशोधन कानून के विरोध में संकल्प प्रस्ताव लाएगी। सत्र में संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण को 10 साल तक बढ़ाने के लिए 126 में संविधान संशोधन विधेयक 2019 पर भी मुहर लगाई जाएगी। CAA को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। सरकार CAA के खिलाफ प्रस्ताव ला रही है तो भाजपा इस प्रस्ताव के खिलाफ लामबंद है। जो CAA का कानून पारित हुआ है सदन में, लोकसभा में, लोकसभा और राज्यसभा में, वो कानून बन गया है संख्या बल के आधार पर, लेकिन जन विरोध बहुत ज्यादा है। पूरे देश में नौजवान लोग हर प्रदेश में, पूरे मुल्क में आज आवाज उठा रहे हैं इस कानून के खिलाफ में। तो सरकार को, केंद्र सरकार को चाहिए, इतना जब विरोध हो रहा है तो उस विरोध का संज्ञान लें, सुझाव दें, संशोधन करें, बिल में तब्दीली लाएं, बिल को वापस लें और अंत में सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा कि ये CAA का कानून वैलिड है कि नहीं है।
देश के हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन ये तय बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीए को लेकर जिस तरह का माहौल देश में बना रही है, उससे एक बात साफ हो गई है कि केंद्र की सरकार को कोई मतलब नहीं है देश की जनता से, नौजवान से, गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से, आर्थिक मंदी से। मैं इतना कह सकता हूं कि आसाम में जो हालात हुए वो हालात पूरे देश के केंद्र सरकार करना चाहती है, उसका विरोध है। टिड्डियों के आतंक का मुद्दा भी गूंजा सदन में। भाजपा विधायक बिहारीलाल बिश्नोई विधानसभा पहुंचे टिड्डियों का टोकरा लेकर, प्रभावित किसानों को मुआवजे की मांग की। वहीं सदन के दौरान आज एक और नजारा खास रहा जब नोखा से भाजपा विधायक बिहारीलाल बिश्नोई अपने सर पर टिड्डियों से भरा टोकरा लेकर पहुंचे। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 12 जिले टिड्डी दल से प्रभावित हैं, किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। यही नहीं, टिड्डी दल से किसानों को हुए नुकसान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही विधायक एक राय दिखे। की समस्या के प्रति आगाह करना चाहते हैं और पिछले बजट सत्र में भी सरकार को इसके प्रति आगाह किया था कि राजस्थान का सीमावर्ती किसान टिड्डियों के हमले से परेशान है। राजस्थान की सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम इस पर पूरा मुकाबला करने को सरकार तैयार है। तो 9 अरब से ज्यादा का नुकसान किसानों का हुआ है और राजस्थान की सरकार पूरी तरह से फेल हुई है टिड्डियों से नियंत्रण करने में। यूं तो राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र का काफी महत्व रहेगा, लेकिन उससे पहले सीएए के खिलाफ संकल्प प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। देखा नजारा पहले दिन प्रतिपक्ष का वॉकआउट। गुलाबचंद कटारिया जो नेता प्रतिपक्ष है वो लगातार गवर्नर के बीच दखल देने की बात कहते रहे और उन्होंने कहा कि किस दिन का नियम है सत्र बुलाने से पहले नोटिस जारी होना चाहिए असेंबली ऑफिस की ओर से, लेकिन वह नहीं हुआ। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और विधायक रामलाल मीणा साहब हैं। हमारे साथ गिरधारी महिया जी सीपीएम के विधायक हैं, भाजपा विधायक संदीप शर्मा साहब हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले संदीप जी आप ही के पास आना चाहूंगा कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जब रामेश्वर डूडी खड़े होकर के बात कहते थे कि साहब ये नियम विरुद्ध है, सारी बातें हैं, तो उस वक्त बीजेपी का ये कहना होता है था कि ये बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष को तो कम से कम समझना चाहिए कि राज्यपाल के अभिभाषण के बीच टोका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। इस गरिमा का ख्याल रखना चाहिए कि साल में एक बार राज्यपाल आते हैं। तो अभी भी कटारिया साहब भी वही कर रहे थे। तो क्या माना जाए इसे कि जो बोलता है नियमों के साथ में बोलता है, तो या तो भरोसा करना चाहिए हाउस को, या फिर चेहरे बदल जाते हैं, तस्वीर बदल जाती है। जब हा पक्ष और ना पक्ष की लॉबियां बदल जाती हैं तो सारी स्थितियां ही बदल जाती हैं। देखिए, राज्यपाल हमारे हैं और उनका पूर्ण सम्मान है, परंतु आज जिस प्रकार से सरकार ने उनके द्वारा जो अभिभाषण करवाया, वो अभिभाषण को हम सुनना चाहते हैं और वो हमारे सम्मानीय है, परंतु जिस तरीके से इतिहास में ऐसा कभी पहले कभी नहीं हुआ कि मात्र 3 दिन के नोटिस पर विधानसभा प्रारंभ करती गई हो। विधानसभा के लिए एक नियम और परंपरा है, उस नियम और परंपरा के खिलाफ जाकर सरकार ने आनंद फानन में जो 3 दिन का नोटिस देकर इस विधानसभा को प्रारंभ किया और माननीय राज्यपाल के द्वारा जो अभिभाषण उन्होंने पढ़वाया, हमारा विरोध राज्यपाल के अभिभाषण से नहीं था। हमारा विरोध जो नियम और परंपराओं लीक से हटकर जो नई परंपरा प्रारंभ करी, क्योंकि विधानसभा ऐसी गरिमापूर्ण स्थान है जहां पर जाकर तमाम 200 विधायक राजस्थान के अपने प्रश्न तैयार करके जाते हैं, उन प्रश्नों को लगाते हैं और उनकी प्रक्रिया के तहत पूरी चयन होता है और उनके द्वारा सरकार को से पूछताछ होती है, अधिकारी और पूरे सरकार के विभाग उसमें कार्य करते हैं। परंतु ये पहली बार हुआ है, विरोध इस बात का था और इसके पीछे जहां तक समझ में आता है, जो SC/ST एक्ट जो 20 जनवरी को लागू हो जाना चाहिए था, 10 वर्ष आगे बढ़ाने वाला, जो केंद्र सरकार में पास हो चुका है, उसको करना इनके अधिकारी और ये सरकारें भूल गई थी। अतः चूंकि सरकार सदैव दलितों के विरोध में रही है, न दलितों के प्रति इनका कोई ऐसा काम रहा है, सिर्फ सरकार ने
दलितों को वर्गलाया है। जी। और यही प्रयास सरकार का इस बार, जब उनको लगा कि हम 20 जनवरी को चूक गए हैं, तो चूंकि 10 फरवरी तक विधानसभा प्रारंभ होनी थी, इनको नोटिस देना था, तो आनन फानन में इन्होंने ये एक्ट पारित करने के लिए ये तुरंत फुरत में विधानसभा को कॉल किया। और जिस तरीके से इनके, जैसे आपने सुना, उनके राहुल गांधी जी 28 तारीख को जयपुर आ रहे हैं, उनका प्रयास था कि उससे पहले जो हमारा सीए के खिलाफ प्रस्ताव पारित करवा दिया जाए। चलिए, मैं मैया साहब के पास में जाऊंगा। गिरधर जी, अभी संदीप जी को आपने सुना, मैं दो बातें जानना चाहता हूं। एक तो कटारिया साहब ने जो कहा कि नियम विरुद्ध सत्र बुलाया हुआ है, और दूसरा सीएए को सिर्फ इस वजह से लाया जा रहा है, उसके खिलाफ प्रस्ताव, कि राहुल गांधी को खुश किया जा सके। राहुल गांधी जयपुर 28 को आ रहे हैं, तो उससे पहले 25 तारीख को यह तोहफा उनको दे दिया जाए। क्या लगता है आपको? देखिए, अभी जो पहला दिन था सत्र का, रामलाल जी ने जो कहा कि नियम विरुद्ध, परंपरा के विरुद्ध बुलाया गया है, जब ऐसी परिस्थितियों के अंदर विशेषकर अध्यक्ष को और संबंधित को इस विशेष सत्र बुलाने का अधिकार होता है, उस सूरत में निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर लेफ्ट गवर्नमेंट ने पहले सीए के खिलाफ वहां प्रस्ताव पास किया है और वो सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। उसी को देखते, मद्देनजर देखते हुए राजस्थान सरकार भी ये पीछे नहीं रहना चाहती। तो ये निश्चित रूप से जो देश में जो अभी सभी जगह आंदोलन चल रहे हैं, जब सरकारें, जब संसद जब शून्य हो जाती है, तब सड़कें बोलती है, तो सड़कें शून्य होती है तब संसद बोलती है। उस सूरत में मजबूर कर दिया है, कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे अन्य पार्टियों की हो, जनता ने मजबूर कर दिया है सड़कों के बोलने के लिए, संसद में हो चाहे विधानसभा में हो। तो इस तरह की ये प्रस्ताव लाना नागरिक कानून संशोधन के सीए के खिलाफ, जो आज पूरे देश के अंदर पूरे रोजगार, पहला दिन, अगर बात पहले दिन की जाए, पहले दिन की बात करें, अभिभाषण हुआ और अभिभाषण के दौरान प्रतिपक्ष ने यह आरोप लगाया है कि सदन नियम विरुद्ध बुलाया गया है। कुछ इस तरह का आप लोगों का विरोध है? देखिए, जिस परिस्थितियों के अंदर नियम और कानून की बात होती है, जब विधानसभा के सर्वसारा होते, वो अपने जब किसी भी एजेंडे पर तुरंत प्रभाव से 7 दिन के 3 दिन के कोई भी परंपरा संस्थाएं अपना अधिकार यूज करते हुए किसी तरह की बैठक बुला सकती है। बिल्कुल, तो कोई विरोध नहीं है आपका इसमें? इसमें हमारा कोई विरोध। चले, मैं इस पे, क्योंकि एक हम थोड़ा सा असेंबली की विधिक राय लेना चाहेंगे, और लंबे समय से विधायक, सांसद भी रहे हैं और विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं रामलाल मीणा साहब, उनसे मैं जानना चाहूंगा, वर्तमान में विधायक भी हैं। मीणा साहब, क्या माना जाए, कटारिया साहब ने जो एक आरोप लगाया है कि विधि विरुद्ध सत्र को कॉल किया गया है, पहले तो मैं इसी पे जानना चाहता हूं। कटारिया साहब बहुत सीनियर लीडर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट भी देखी है, विधानसभा भी देखी है, और लीडरों पर कटारिया साहब जो भाषा एक सत्र में बोले, दूसरे असेंबली में दूसरी भाषा बोले, ये दो मुंह की बात उनको करना नहीं चाहिए। ये राज्यपाल का वो अपमान कर रहे थे, उसकी अवमानना कर रहे थे। सत्र जो बुलाया जाता है वो राज्यपाल की कंसेंट के साथ बुलाया जाता है, और सत्र बुलाने का इनहेरेंट पावर, आहूत करने का जो स्पीकर को है, स्पीकर जो डिसीजन देता है वो कहीं चैलेंज ही नहीं होता, और स्पीकर ने डिसीजन दिया सत्र बुलाया जाए। कोई भी विधानसभा आती है, उसके नेक्स्ट डे या थर्ड डे मैसेज आता है, आपके सब जिला कलेक्टर्स को जाता है, एजेंसीज है, उनके माध्यम से जो मैसेज गया है सबके पास गया है। आजकल तो पेपरलेस, आप पार्लियामेंट असेंबली की बात कर रहे हो, सबके मोबाइल में मैसेज गया है। तो ये इस तरह की बातें करके, और फिर राज्य गवर्नर साहब का यदि वो अपना मानते हैं, तो गवर्नर साहब ने जो स्पीच बोली है उसके खिलाफ बोलने का भी तो फिर अधिकार नहीं होना चाहिए ना। ये सत्र का प्रश्न कोई भी पार्टी पावर में हो, दिल्ली में तो आप पहला सत्र बुला लो, उसकी अवमानना नहीं करो, राजस्थान में पहला सत्र, मतलब कोई भी सत्र बुला लो, उसके बारे में कहें। ये कथ्य और करने में नेताओं को कह करके अपनी इमेज बनाने के बजाय कुछ करके दिखाना चाहिए। आज गवर्नर साहब ने जब पॉइंट्स रखे थे, एक एक पॉइंट पे बोलना चाहिए था। बहिष्कार करने का दिल्ली में तो प्रधानमंत्री जी, कटारिया जी के जो बॉस है, वो कहते हैं कि साहब विपक्ष वॉकआउट करके अवमानना करता है, फिर यहाँ वो अवमानना क्यों कर रहे हैं? ये
समझ के बाहर की बात है। जिस तरह से देश का माहौल बन रहा है, वही लोग कहते थे कि जनसंख्या का नियंत्रण वाली बात में बाउंड्री किया था, राज तो ले लिया, आज भी कहते हैं कि हम नियंत्रण करेंगे। आज तो साधु महात्मा एक तरफ कहते हैं कि बच्चे पैदा करो, तो करते हैं और करने में इनके अंतर है। ये जो राजनीति का जो स्वरूप बदला जा रहा है, ये ठीक नहीं है, ये हमारे देश के लिए घातक है। बात वही की जानी चाहिए जो सत्य हो। इनहेरेंट पावर्स के बाद में फिर आप नहीं आए तो आप अपना अधिकार सुरक्षित रखो, सब क्यों आए हाउस में, ये नहीं है। और फिर नहीं तो जब नियम विरुद्ध सत्र है तो उसका भत्ता नहीं लगेगा। मैं नियम विरुद्ध मानता हूं तो मैं भत्ता क्यों लूंगा, नहीं लेना चाहिए। ये सत्र बिल्कुल सही बुलाया गया है। अब वहां क्या डिसीजन होता है, सीए के खिलाफ होता है, पक्ष में होता है, SC ST एक्ट में, जहां तक SC ST एक्ट का सवाल है, दिखावटी हो गया है। आज जितना जलील वंचित वर्ग को होना पड़ रहा है हिंदुस्तान में, ये बड़ा कष्टदायक चीज है। उनसे जूनियर्स व्यक्ति को प्रमोट किया जा रहा है और वंचित वर्ग के लोगों को सीनियर होते हुए भी डिग्रेड किया जा रहा है। ये केवल बहाना है। ये मैं किसी पार्टी के बारे में आरोप नहीं लगाता, लेकिन हिंदुस्तान में 5-7 साल से जो संस्कृति चली है, इसको बदलाव होना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे भाई है। मैं धर्म की बात नहीं करता, लेकिन वास्तविकता अर्ज कर रहा हूँ। एक नहीं 20 उदाहरण में दे सकता हूँ। इस प्रॉपर्टी को पूरी करना है, और जब पार्लियामेंट ने दिया, नियम है, विद इन ए ईयर या विद इन ए 6 मंथ्स बहुमत उसको पास करेगा तो माना जाएगा, पास नहीं करेगा तो नहीं माना जाएगा। तो सारी असेंबलीज में जो उसमें 2/3 है या बहुमत है, वो पास करना एक प्रोसीजर है, उसको अडॉप्ट कर रहा है, इसमें कोई दो राय। वही राजस्थान कर रहा है, सभी असेंबलीज ये बात कर रही है, किसी भी पार्टी की हो, कॉन्स्टिट्यूशन की। वैसे मैं मीना साहब एक बात जानना चाहूंगा कि देखिए, ये तो हाउस है, परंपरा नियम आप लोग ही बनाते हैं, क्योंकि इसमें संवैधानिक एक दायरा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन विधानसभाएं, पार्लियामेंट अपने खुद के भी नजीर के हिसाब से भी चलते हैं कि उस वक्त ये हुआ था, तो ये परंपरा बन गई है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड होता है सारी चीजें। 21 दिन से पहले विदाउट कंप्लीट द टाइम कुछ नोटिस की, जैसे मुझे नहीं लगता कि नोटिस नहीं दिया होगा, नोटिस तो संदीप जी दिया ही गया होगा। हाँ, 3 दिन पहले दिया गया। तो ये कभी ऐसा है कि पहले भी इस तरह से कॉल की गई है असेंबली? अभी महाराष्ट्र में किया गया, राजस्थान में बिल्कुल हुआ है, नहीं हुआ। हाँ, किसने का नहीं हुआ है? आपकी इसी असेंबली में हुआ है। आपको 21 दिन का नोटिस नहीं दिया। पहला सत्र जो बुलाया वो कितने दिन में बुलाया, उसी को देख लीजिए। आप कौन सा स्पीकर के इनहेरेंट पावर है, आप रूल्स देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए। मेरा इस विषय में मानना ये है, ये व्यक्तिगत नहीं है, जो स्पीकर होता है, हाँ। स्पीकर के लिए सब दल बराबर होते हैं। एक सरकार से प्रेरित होकर किसी विधानसभा में नहीं चलना चाहिए। नहीं, वो तो देखिए, कोर्ट में टिप्पणी कर चुका है कि राजनीतिक दल से चुनकर आया हुआ विधायक स्पीकर बनता है, वो उसके प्रभाव से कैसे दूर रह सकता है। खासकर तो सस्पेंशन वाला भी इश्यू हुआ, उसको लेकर के अभी अदालत ने भी इसमें दखल दिया है। तो जो आप बात कर रहे हैं कि सरकार के प्रभाव वाली जो बात, मैं इस वजह से आपको ये कहा है कि प्रभाव तो रहता है, परंतु इसमें कम से कम ये निष्पक्षता के साथ सोचना पड़ेगा कि जो विपक्ष के विधायक हैं वो भी अपनी बात पूरी कर सके, पूरी कह सके, साथ ही एक तरफा बात ना हो। जब भी विधानसभा की जो प्रक्रिया है वो नियमों और संविधान के तहत चले, और जिस तरीके से मेरी जानकारी में है, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि 3 दिन के अंदर राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ और विधानसभा प्रारंभ हो गई। साथ ही सिर्फ अपने आका को खुश करने के लिए, और वास्तव में सबसे बड़ी इनकी जो गलती रही, जिसमें आनंद फानन में ये प्रक्रिया लागू हुई, उसमें SC ST एक्ट जो केंद्र सरकार में पास हो गया था, जिसकी अंतिम तिथि 20 जनवरी थी, और उसको तुरंत जब इनको अपनी गलती पकड़ में आई, क्योंकि सदैव दलितों के विरोधी रहे। हमारे सामने रामनारायण जी मीणा बैठे हुए, जो SC ST वर्ग से आते हैं और लगभग 5-6 बार विधायक और सांसद रह चुके हैं। आज इनको दरकिनार करके कांग्रेस सरकार ने दलित समाज का बहुत बड़ा अपमान किया है। आप स्वीकार नहीं करें, लेकिन ये सब व्यक्ति जानते हैं, पूरा राजस्थान जानता है इस बात को। प्रश्न ये नहीं, प्रश्न गवर्नर का है, गवर्नर ने कैसे माना? ये कांग्रेस पूरी तरीके से दलित विरोधी सरकार है। दलितों के साथ जो अभी इन्होंने अनदेखी हुई है इनके अधिकारियों के द्वारा, सरकार के द्वारा, और उस चीज को छुपाने के लिए और अपने आका राहुल गांधी जी को खुश करने के लिए
जिससे एनआरसी का जो इनके द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हो रहा है और तेजी के साथ अब उन्होंने प्रायोजित किया है, उसके विरोध में लोगों को सड़कों पर ला रहे हैं। पूरे देश में आज अस्थिरता का वातावरण है, पूरा देश आज। लेकिन पहले दिन ही बजट सत्र का शुभारंभ भी हुआ है, आप लोगों ने वॉकआउट क्यों किया? थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था। गवर्नर की स्पीच का वॉकआउट किया है। हमने गवर्नर साहब का पूरा सम्मान है और कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से आनंद फानन में जो विधानसभा प्रारंभ की गई, विरोध उस बात का था जो नियमों और प्रक्रिया के तहत चलने वाली, संविधान के तहत चलने वाली विधानसभा है, उसको पूरी तरीके से प्रायोजित करके 3 दिन का नोटिस देकर यही बात कहने के लिए हमारे प्रतिपक्ष के नेता गुलाब कटारिया जी खड़े हुए थे और वो अपनी बात कहना चाहते थे उनके अभिभाषण से पहले, परंतु चूंकि गवर्नर साहब को अपना अभिभाषण पूरा करना था, उन्होंने भी उनकी बात नहीं सुनी और वो भी अपनी बात कह के, और जब वो बाहर आए तो फिर सारे विधायक उनके पीछे बाहर आ गए। देखिए, गवर्नर साहब को पूरे पावर्स थे, वो बहस करवा सकते थे, बात रख सकते थे, उनके अभिभाषण की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी, सर्वोपरि है और सर्वोपरि होने के नाते ही स्पीकर की बात को उन्होंने अनुमोदित किया है, कहा यह बुलाया जाए, और सर्वोपरि होने के नाते ही सरकार का सम्मान किया है, अभिभाषण पढ़ा है। और उनको निराशा तब हुई जब बीजेपी बेंचे जो उनकी कभी किसी पार्टी में रहता तो गवर्नर वो बीजेपी वालों की तरफ देख करके हंस रहे थे कि कैसे लोग हैं, नियम नहीं जानते, अनादर कर रहे हैं, मेरा का अनादर कर रहे हैं, हाउस का अनादर कर रहे हैं, ये वो चीज कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी साहब ने जो बात कहते हैं कि साहब ये वॉकआउट नहीं करना चाहिए, ये उनके खिलाफ जा रहे हैं, उनका अनादर कर रहे हैं। तो गवर्नर साहब तो देख करके बड़े दुखी हो रहे थे कि कैसे लोग हैं, इनको ट्रेनिंग लेना चाहिए पहले। तो वो बात अलग है, उनकी बात की भावना की कदर बीजेपी ने नहीं की। और इनहेरेंट पावर्स को आप पढ़ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, आपके रूल्स में भी है, इनहेरेंट पावर से विद इन 24 नहीं, वो एक विधायक दूसरे वहां से यहां तक पहुंच सके उस दौरान में उनको बुलाने का अधिकार। आप पढ़ लीजिए किताबों, तो मैं आपको भी बता दूं। खैर देखिए, दावे अपनी अपनी जगह है, नहीं दावे नहीं है, वास्तविकता है। हाँ चलिए, स्पीकर ने रूल्स के अकॉर्डिंग असेंबली को कॉल किया। गवर्नर साहब नासमझ नहीं है, वो सीनियर लीडर है, उन्होंने प्रतिपक्ष का भी एक डेमोक्रेटिक राइट है कि अगर उन्हें अपना विरोध जताना है तो वॉकआउट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रतिपक्ष ने भी गुनाह नहीं किया है, ऐसा होता भी रहा है पहली बार। दिल्ली में कह रही है कि वॉकआउट गलत है, ये उसका अनादर कर रहे हैं, राष्ट्रीय उसका जो भी अध्यक्ष है उनका अनादर नहीं करना चाहिए। जी चलिए, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं खास खबर। बात करें हम राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र, यानी कि 15वीं विधानसभा के चौथे सत्र का आगाज हो गया है और पहले दिन ही थोड़ा गतिरोध और टकराव रहा। चलिए, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा। संदीप जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं, और जानना चाहते हैं कि बजट सत्र सबसे बड़ा सत्र होता है, बहुत कुछ इसमें जनता की बात कहने का एक अवसर होता है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। वो बात एक अलग है कि पहले एक विधानसभा में अगर कोई विधायक बोलता था तो पार्टी लाइन कोई आड़े नहीं आती थी, वो देखा जाता था कि वास्तव में जनता की बात उठाई जा रही तो इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। अब कितनी गंभीरता रहती है एक अलग विषय है, इस पे कई बार टिप्पणियां भी हो चुकी हैं। विधायक खुद भी कहते हैं कि बहस का कोई असर नहीं हो रहा, बहस का कोई मतलब नहीं है, जब अधिकारी दीर्घा नहीं होती है, खाली पड़ी रहती है। ये अब से नहीं, मैं कुछ पिछले करीब 1 दशक से मैं सिलसिला देखते आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि असेंबली के प्रति गंभीरता होनी चाहिए और ये गंभीरता हमने देखी है। रामनारायण जी अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर भी कर सकते हैं कि जब हवा महल में विधानसभा वहां के परिसर में चलती थी, क्या विधानसभा का जलवा था। और अगर वॉकआउट अगर प्रतिपक्ष का हुआ है तो बहुत गंभीर होता था, बाकायदा बुला करके फिर बात की जाती थी कि क्यों नाराजगी रही, क्या रहा, इतनी गंभीरता होती थी। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारा, ये आप ही लोगों को बना के रखना है। अभी आम बोलचाल में अगर कहीं को बस में भी किसी से बोलो कि विधानसभा समझ रखी है क्या इसको, इस टाइप की जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि विधानसभा के प्रति गंभीरता होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण सत्र है, इसमें सभी को इस गंभीरता के साथ में ध्यान देना चाहिए। ये गुजारिश है जन टीवी की कि ताकि सार गर्भित चर्चा हो सके, जनता के मुद्दे ज्यादा से ज्यादा उठाए जा सके। जी
बिल्कुल आपका कहना सही है। ये वो जगह है जहां लोग बड़ी अपेक्षाओं और आशा के साथ अपने जनप्रतिनिधि को विधानसभा में भेजते हैं, संसद में भेजते हैं, और एक जनप्रतिनिधि के नाते विधायक का प्रयास होता है कि उसकी जो जनता जनार्दन से मुद्दे हैं, समस्या हैं, उनकी बातें हैं, उनको वो सदन के पटल पर रखे और सदन के द्वारा उस पर गंभीर पूर्वक कार्रवाई होती रहे। परंतु ये भी आपका कहना सत्य है, कई बार जो अधिकारी से प्रश्न पूछे जाते हैं विभाग द्वारा, गोलमोल करके उन जवाबों को गुमराह करके सरकार के मंत्री के द्वारा उसका उत्तर दिलवाया जाता है और जो जनता जनार्दन की समस्या है वो बिल्कुल दब जाती है और माननीय मंत्री कोई अधिकारियों का जवाब पढ़कर इतिश्री करके बैठ जाते हैं। उनको इसके अलावा इस बात की नॉलेज नहीं होती जो अधिकारियों ने, विभाग ने बना दिया उत्तर, उस उत्तर को वो पढ़कर अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। मेरा मानना है इसमें सरकार के गंभीर रहने की आवश्यकता है और साथ ही साथ जो हमारे विधानसभा से संबंधित कार्य प्रणाली है उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये गंभीर विषय है। इस पे सभी विधायकों को इस पे गौर फरमाना चाहिए और वहां पे जो फ्लोर मैनेजमेंट है, ये बात ठीक है कि सत्ता पक्ष को बड़प्पन दिखा करके इस मामले में ध्यान देना चाहिए। कई बार विधानसभा के अंदर स्पीकर की ओर से, कई बार सदस्यों की ओर से इस बात का ऑब्जेक्शन भी किया गया कि थोड़ी गंभीरता अधिकारियों में भी आनी चाहिए, क्योंकि विधायिका अगर कोई डिस्कशन कर रही है, कुछ है, तो वहां कार्यपालिका की मौजूदगी बहुत जरूरी है, मिलकर के काम करना है। मैया साहब आपके पास जाना चाहूंगा। चलिए, ये तो कानून के खिलाफ प्रस्ताव आएगा, संख्या बल के आधार पे पास भी हो जाएगा, उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पे मैं नहीं जाऊंगा। सिर्फ मेरा कहना यह है कि यह जो विधानसभा की सत्र का आगाज हुआ है, क्योंकि सबसे लंबा सत्र चलता है, बैठ के देखिए शॉर्ट होती जा रही है, पहले जितनी बैठकें भी नहीं होती हैं, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे असेंबली हो। तो एक लगता है हम आप लोगों से एक अपील करते हैं कि वास्तव में बड़ी गंभीर और एक रचनात्मक चर्चा होनी चाहिए, जनता के मुद्दे ज्यादा से ज्यादा उठाए जाने चाहिए। तो शायद ये जनता की एक उम्मीद भी है जिसपे आप लोग खड़े उतरेंगे। देखिए, पिछला सत्र चला, बजट सत्र चला, लंबा चला, जिसमें अलग अलग मुद्दे पर, चाहे बिजली का हो, पानी का हो, इस पर चर्चाएं हुई। मगर मेरी पहली विधानसभा मेंबर है ये। मैं जिस तरह पहले चौपालों में देखता था, उसी प्रकार आज राजस्थान में 100 संस्था जनप्रतिनिधियों की विधानसभा, उसमें वो गंभीरता नहीं है, चाहे किसानों की हो, चाहे विद्यार्थियों की हो, रोजगार की हो, चाहे अन्य समस्याओं की हो। समस्याओं की जब बात आती है तब चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उस पर दोनों पर गंभीर नहीं हो पाते हैं। मैंने विशेषकर ये देखकर बड़ा मन दुखी होता है कि सीनियर लोग भी बैठे देखते हैं जब पक्ष में विपक्ष में, तो उनके भी मन में कुछ ऐसी आशंका रहती है। जितना गंभीर पहले मैंने भी मेरी आप हवा महल की विधानसभा की बात करते, मैंने दर्शक दिशा से मैंने विधानसभा की कार्रवाई देखी है। उस कार्रवाई में अब खुद मैं उसमें हिस्सा ले रहा हूं, उसमें बहुत रात दिन का अंतर है। लोग अपेक्षाएं करते हैं, जहां हमें लोग भेजते हैं कि हमारे क्षेत्र के मुद्दे की बात करेंगे, चाहे भाव की बात हो, चाहे विद्यार्थियों की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो। अपने आज टीडीओ का पूरे प्रदेश में 12 जिले ऐसे हैं जहां टीडीओ ने फसलें नष्ट कर दिया, लगातार पूरा साल हो गया। इसमें दोनों पार्टियों की, दोनों सरकारी जिम्मेवार है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य सरकार की, उस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए थी। उसी तरह मौसम की वजह से पूरे के पूरे बीकानेर जिले और जोधपुर, बाड़मेर में पूरी बेमौसम बारिश की वजह से पूरी किस्मों की फसलें नष्ट हो गई। उस पर आज तक गंभीरता से एक मुद्दा नहीं, किसी भी पार्टी ने, किसी मेंबर ने आज तक गंभीरता नहीं दिखाई। तो ये एक सोचनीय विषय आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से जनता के द्वारा ये आवाज जाएगी। निश्चित ये चैनल जनता के उस भावनाओं को रूप में उजागर करिए कि विधानसभा में भी इस तरह के गंभीर मुद्दे उठे, और हम अपेक्षा करते हैं कि पक्ष और विपक्ष जनता की भावनाओं को देखते गंभीरता से गंभीर समस्याओं पर गंभीर होकर मुद्दा उठाएंगे। जी, रामनारायण जी के पास जाना चाहूंगा। मैं गंभीरता पे सवाल नहीं खड़ा करता, लेकिन हमारी गुजारिश है कि चर्चाओं में गंभीरता दिखनी चाहिए। मंत्रियों के जवाब रटे रटाए,
जिससे मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग खुशी नहीं होते हैं कि उसका मतलब किसी को खुश करना कोई बाध्यता भी नहीं है, लेकिन जवाब आना चाहिए। रटा रटाए जवाब अधिकारी जो देते हैं वो आपको देना है कि उपलब्ध नहीं है, इस विषय पर चर्चा की जा रही है, हम दिखवा देंगे, ये मुझे नहीं लगता कि कोई जवाब है। मैं रामनारायण जी के पास में जाना चाहूंगा। मीना साहब, ये बड़ी एक परेशानी कहूं या पीड़ा कहूं विधायकों की, जो अक्सर बातचीत में कहते हैं कि जवाब क्या दिया मंत्री जी ने। बात केवल विपक्ष या प्रतिपक्ष विरोधी दलों की नहीं है, सत्ता पक्ष के विधायक भी कई बार कहते हैं कि जवाब ही नहीं है। तो थोड़ा सा आपको लगता है कि वास्तव में विधानसभा में चर्चाएं जब गंभीरता के साथ होती हैं, जनता का पैसा खर्च होता है और समय आप लोगों का खर्च होता है, दूर दराज से आते हैं, लगता है कि एक लोकतंत्र की सबसे पवित्र पंचायत, सबसे पवित्र मंदिर है ये, हमें इसमें जनता की भावनाओं को ध्यान रखना है, वो भरोसा कर रही है हम पे। देखिए, हमारी संसदीय परंपराएं हैं और संविधान स्वरूप रही है। मैं माननीय दोनों विधायकों का सम्मान करता हूं, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है, कोई पार्टी की बात नहीं है, हाउस की बात है, संसद हो या विधानसभा हो। विधानसभा में कोई आज्ञा हमने देखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ वर्षों से स्थिति ठीक नहीं है, मैं कुछ स्वीकार करता हूं। विधानसभा में संसद में कोई मामला चला गया, मैंने एक ऐसा मामला संसद में उठाया था, एक पुलिया का जो बिल्कुल प्योरली स्टेट का था, क्योंकि वहां से पत्र आया, मुझे वहां जवाब मिला क्योंकि स्टेट का है, मैंने उस मैटर को संसद में उठाया, लेकिन वो काम फील्ड में इसलिए किया गया कि जनप्रतिनिधि के द्वारा उठाया गया था। इसी विधानसभा में हमने देखा है, जवाब कुछ भी आता हो, लेकिन जो बात हमने उठा दी वो निर्माण कार्य की हो, गरीब के हित की हो, किसी योजना की हो, उसमें कोई पार्टी नहीं देखी जाती थी। आज पार्टी देखा जाना हमारी संसदीय परंपरा को, प्रजातंत्र के लिए कलंक है। पहले हम विधायक है, पहले हम जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि की भावना का सम्मान होना चाहिए। जनप्रतिनिधि की भावना सबसे बड़ी ये है। एक मरतबा 1992 में मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, फरवरी मार्च में माननीय भैरू सिंह जी के मामले को, मैंने उनके खिलाफ कोई बोलता नहीं था क्योंकि मैं उस दूसरी उम्र में था, मैंने एक मामला भैरू सिंह जी के खिलाफ उठा दिया। भैरू सिंह जी में हाउस में खड़े होकर कहा कि आपको मुझसे कहना चाहिए था, उठाने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद भैरू सिंह जी ने उस अधिकारी के साथ जो बर्ताव किया, विधानसभा में शोर किया 1 महीने के भीतर इस पर कार्रवाई होगी। विधानसभा के सत्र के 17 साल के बाद 15 दिन के बाद जो उन्होंने कार्रवाई की, हमने उसको अखबार में पढ़ा, वास्तव में ठोस कार्रवाई की। ये होना चाहिए। जनप्रतिनिधि किसके पास जाएगा? और विधानसभा में मंत्री ये कहते कि आप मुझे बता देना, इसका मतलब वो मंत्री नहीं है, मंत्री बनने लायक नहीं है। किसी भी पार्टी का शासन हो, क्यों अक्सर देखिए पीड़ा रहती है, मैं सुनता हूँ जवाब में कमरे में आकर के मिल लेना, एक बड़ी बात होने लगी है कि कमरे में आकर के मिल लेना, ये बहुत अच्छी बात है। अधिकारियों को बचाने का प्रयास अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता अधिकारियों से आप कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप एक जवाब तो दीजिए, जवाब देइए आपकी। मैं आपको एक बात और अर्ज करूं, इसी हिंदुस्तान में रेल का एक्सीडेंट मंत्री की जिम्मेदारी मान करके मंत्री ने इस्तीफा भी दिया है। वो भले से माधवराव सिंधिया हो या हमारे लाल बहादुर शास्त्री हो, साधारण बात के ऊपर सवाल जवाब हुआ है। माननीय सुखाड़िया जी गए, कोई भी पब्लिक मैन आ सकता है, डकैत आ सकता है, मर्डर आ सकता है, मिलने के लिए उसे नहीं कहा जा सकता, पुलिस की कार्रवाई करे। उस मामले में भी यहाँ हुआ और नेताओं ने दूरियां बढ़ाई है, सभी पार्टी के नेताओं ने। सबके संबंध होते हैं, अलग चीज है, व्यापार। तो ये जो हमारा जो संसद का जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में कब कहा आप निकम्मे आदमी को मंत्री बनाइए, अच्छे आदमी चुन करके बनाएंगे। भाई भतीजावाद हिंदुस्तान की जो राजनीति में आया है, वो जहर का काम कर रहा है। जो अधिकारी करप्ट है, भ्रष्ट है, उनको बचाने का काम यदि हम विधायक करेंगे तो गरीब की जनता की कोई नहीं सुनेगा। ये सही है, दोष केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया उसका है या स्टेट का है। आज संदीप जी जिस संभाग से आते हैं, उस संभाग में चंबल के किनारे, पार्वती के किनारे फसलें नष्ट होगी, लोगों को जितना मुआवजा मिलना चाहिए था नहीं मिला। ये किसकी गलती है? यदि अधिकारी ने फाइल टाइम पे नहीं चलाए, वो आदमी अधिकारी उस पद पे रहने के लायक नहीं, उसको चार्जशीट होना चाहिए, नहीं हो रहा। ये हालत दिल्ली में हो रही है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली में भी स्थितियां हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, किसी अधिकारी को आकर चार्जशीट हुआ है, जांच के नाम पे हम हर जगह बिठा रहे हैं। ये ठीक नहीं है, इसको बदला जाना चाहिए, नहीं तो देश की जनता इस प्रणाली को बदल देगी, क्योंकि तकलीफ बहुत है। आज मजदूर और किसान आत्महत्या कर रहा है, गरीब आदमी धरती के नीचे जा रहा है। किस पार्टी का दोष है? प्रश्न आज ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन
मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम लेना चाहूंगा। ये सदन में उनकी स्पीच है जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संसद के ऐसे बोले थे, पंडित जी गरीबी और अमेरिका का रेशो 1:10 का होना चाहिए। सारे सदन ने उसको सहमति जाहिर की थी। आज गरीबी अमेरिका इतना है कि एक तो आत्महत्या कर रहा है, एक की पूंजी कितनी बढ़ रही है, एक को खाने का दाना नहीं मिल रहा। हमारा देश सबका देश है, हम सबको मिलकर सोचना चाहिए। भले हम विधायक नहीं, आम जनता है, हम पहले जनता में से पहले मतदाता है, इसलिए विधायक है। यदि हमारा को मतदान का अधिकार नहीं होता, इसको बदला जाना चाहिए। योग्य मंत्री किसी भी पार्टी की सरकार आओ, दिल्ली की हो यहाँ की हो, वो बनाना चाहिए। ये कमजोरों का ये जनता इस बात को तो समझ चुकी है, कैसे बदलेगी। लेकिन जनता हमारी शासन प्रणाली से दुखी है, वो संविधान का इसीलिए आदर करती है कि उसके आधार पर सरकारें चलाए, और पहले जनप्रतिनिधि बाद में पार्टी है। ये चुनाव नहीं है, चुनाव के टाइम आप पार्टी देखिए। बिल्कुल, संदीप जी पहले विधायक है, उसके बाद पार्टी में ये भावना यदि रख करके हम चलेंगे। बहुत अलग है, पार्टी के बैनर से आप जीत के आए, लेकिन बात अलग है। देखिए विधानसभा में गंभीरता नहीं होगी। विधानसभा में मैं संदीप जी आपसे और अर्ज करूं, अपनी बात समाप्त करूंगा। नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री, उस देश का जिसमें मैं भी रहता हूं, मेरा प्रधानमंत्री है। अशोक गहलोत हमारे मुख्यमंत्री है। वो किस पार्टी का बात की बात है, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान में रहने वाले हर पार्टी के मुख्यमंत्री। इस भावना से हम चलेंगे, देश आगे बढ़ेगा, बेईमान लोग अपने आप कमजोर हो जाएंगे। चेयर का बड़ा सम्मान है। चेयर पर यदि जो भी सभापति हो, अध्यक्ष हो, वो खड़ा हुआ है तो सभी विधायक बैठे रहते हैं। परंतु जब विधायक अपनी बात कहें, और चाहे वो किसी भी माध्यम से कही गई हो, चाहे वो प्रश्न के माध्यम से कही गई हो, अथवा 131 में के माध्यम से हो, 294 के माध्यम से हो, अथवा पर्ची के माध्यम से हो, परंतु विधायकों की बात को पूरा सुनकर और उस पर मंत्री के द्वारा कार्रवाई की सुनिश्चितता को चेयर बिल्कुल पूरी गंभीरता से होना चाहिए। बिल्कुल ये बात सही है। अगर हाउस में कोई आई है जिसे आप कंसीडर कर रहे हैं, तो उस बात की जांच होकर के इस पे इसका डिस्पोजल होना चाहिए। यही भरोसा विधायक करके आता है कि मैं बात कहने का हक जो है, मुझे वो हक स्पीकर या चेयर के माध्यम से मिला है, तो शायद जो जनता की मैंने बात उठाई है उसकी आवाज दफन नहीं होगी, वो दबेगी नहीं, बुलंद होगी, और उस पर कोई कार्रवाई भी होगी। चलिए मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, ये परंपरा है हमारे यहाँ पे सभी जगह की बजट सत्र का आगाज ये राज्यपाल का अभिभाषण जो है उसके साथ में हो। अभिभाषण सरकार का अपना एक जो एजेंडा, या फिर कहें कि सरकार ने जो कुछ किया है वो सारा हम इसमें देख सकते हैं। नया तो जब होगा, बजट आएगा तब होगा। लेकिन बात यहां पे एक तो ये चल रही है कि क्या ये सत्र नियम विरुद्ध बुलाया गया। इस वजह से आज हमने दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की रामनारायण मीणा साहब से। उनका एक एक्सपीरियंस विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हुए हैं। तो एक तो ये प्रतिपक्ष से पहले दिन ही बहिर्गमन किया, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि सत्र की अनुमति जब राज्यपाल दे देता है तो अवैधानिक कहना फ्लोर पे किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रतिपक्ष अपनी बात रखे, उसमें कोई देर नहीं, उनको भी कोई नहीं। और देखिए कि आज प्रतिपक्ष के नेता ने बात रखी, बड़ी वैसी रखी, उसमें इतना शोर शराबा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते थे आपका विरोध करें, लेकिन जब सरकार को 12 दिसंबर को जब मालूम हो गया था कि SC/ST का जो रिजर्वेशन का 10 साल का बिल पारित कर दिया गया है, तो हमको 10 जनवरी से पहले विधानसभा बुलाने के लिए जो 21 दिन का समय विधायकों को क्वेश्चन लगाने के लिए मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया। उन्होंने अपनी बात रखी, निश्चित रूप से रखी जानी चाहिए। लेकिन अब क्योंकि सरकार ने विधानसभा आहूत कर ली और राज्यपाल ने उसकी अनुमति दे दी और अधिसूचना जब जारी हो गई, तो ऐसी स्थिति में अब हम या तो राज्यपाल को दोषी ठहराए। सरकार तो अपने अनुसार सदन को चलाने की कोशिश करती है, प्रतिपक्ष उसको नियमों में बांधने की कोशिश करता है। दोनों का अधिकार है, दोनों को अधिकारों का उपयोग करना चाहिए। आज क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष रोल नहीं होता, आज विधानसभा का फ्लोर निश्चित रूप से राज्यपाल के अधीन होता है। राज्यपाल चाहते तो गुलाब चंद कटारिया जी को आश्वासन दे सकते, लेकिन उन्होंने अपनी गरिमा को पूरी तरह कायम रखा, चाहे वो किसी भी पार्टी से पुराने संबंध रखते हो। लेकिन आज उन्होंने अपनी बिल्कुल वरिष्ठता का, अपनी कार्यकुशलता का, अपने सिद्धांतों का, वहां पर राज्यपाल की गरिमा का परिदृश्य दिखाया सदन में। उन्होंने किसी भी दल को ना तो
कोई रिएक्ट किया ना कुछ किया, केवल आए और अपना अभिभाषण शुरू किया। और अभिभाषण में सरकार ने जो कुछ दिया उनको कैबिनेट ने मंजूर करके वो पढ़ा उन्होंने। उनकी मजबूरी होती है कि सरकार के दिए हुई बातों को पढ़ते हैं, उसके बाद अधिकार बनता है सदन के पक्ष और विपक्ष के विधायकों का कि वो उस पर एनालिसिस करें, अपनी बात कहें, फिर उसके बाद पारित होगा और धन्यवाद दिया जाएगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आज 45 मिनट तक लगातार उन्होंने बड़े तरीके से पढ़ा के उन्होंने साथ दिखेगा नहीं, वो नहीं चाहते होंगे पुराने टाइम। उन्होंने राजीव गांधी जी का और सबका जिक्र करते हुए कहा, सारी बातें कही। उन्होंने कहा क्या कुछ करने जा रहे हैं, क्या ऑनर किलिंग और वाले और सारी बातें, सारी चीजें निचोड़ उसमें बताया। लेकिन आज विपक्ष ने भी गरिमा रखी, विपक्ष ने कोई वेल में नहीं आए। आज पहली बार ऐसा हुआ कि राज्यपाल का अभिभाषण, मैंने बहुत रामनारायण जी मौजूद है कि कितनी बार धोती तक फाड़ी गई, बहुत सारी चीज उनकी राज्यपाल के अभिभाषण को फाड़ करके फेंका गया। लेकिन आज ऐसा कुछ भी विपक्ष नहीं किया और विपक्ष कुछ देर बाद बहिर्गमन करके चले गए, क्योंकि मैं बाद में देख रहा था कैलाश मेघवाल आए थे, उनको पता नहीं था क्यों, फिर वो वापस गए थे। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आज विधानसभा की गरिमा का पालन विपक्ष ने भी किया और राज्यपाल ने तो अपने आप को दिखा दिया कि वो काबिल राज्यपाल है। राज्यपाल तो काबिल ही है। नहीं, बहुत सारी चीजें होती है। आप देखिएगा राज्यपाल, आपने देखा है कि पुराने समय पता नहीं आज उनके शालीनता का बिल्कुल निश्चित से परिचय दिया। सर देखिए, कोई डेकोरम भी असेंबली का यही होता है कि आप उन्होंने मेंटेन किया कि वो देखिए राज्यपाल होता है, वो सरकार, ये परंपरा चली आ रही है कि सरकार का जो अभी बनाया हुआ अभिभाषण होता है, बाकायदा अनुमोदन होता है राज्यपाल से, उसको उसी तरह से पढ़ना है कि वो सरकार का एक एजेंडा है और विधानसभा में रखना है। बाकायदा इस पर बहस होगी, बहस के बाद जवाब देना है सरकार को। इस पे एक परंपरा जो हमारे यहाँ पे बनी हुई है वो। मैया साहब, आपके पास आना चाहूंगा वापस में एक बार। देखिए, परंपराएं, नियम सबसे चलता है। आपने कहा कि पहला ही मेरा अवसर है कि मैं एमएलए पहली बार बना हूं और विधानसभा में आया हूं। बड़ी पीड़ा होती है कि जब चीजें आती हैं तो कहीं नहीं जाती हैं। कुछ ऐसा इश्यू है कि जिसको लेकर के माना जाए कि बिल्कुल पार्टी लाइन या फिर कहें कि व्यक्तिगत चीजों को बुला करके और जनता के बीच एक मैसेज जाना चाहिए कि हाँ, वास्तव में उनकी तकलीफ को सुनी जा रही। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रदेश में, किसी मुल्क में समस्या है ही नहीं, उनका पड़ाव अंतिम हो चुका है और हम बिल्कुल आराम से हैं, जो चीज चाहें वही उठा सकते हैं। बहुत सारी समस्या है, लोग इंतजार करते हैं कि शायद विधानसभा में मेरी आवाज बुलंद होगी। देखिए, विधानसभा में जब जनता भेजती है तो निश्चित रूप से संदीप जी ने जो कहा, सभी रामनारायण जी ने, श्याम ने जो कहा, जब पार्टी से ऊपर हटकर, मैंने अभी पिछले 27-28 तारीख को संविधान के नाम पर जो बैठक बुलाई गई, मैं पार्टी से हटके और नियम से हटके जनता के हित के अंदर मैंने बेमौसम बारिश के लिए, भाव के लिए, खरीद के लिए बेमौसम मैंने जनता की हित को देखते हुए मैंने स्वयं को नियम नहीं तोड़ना चाहिए था। मैं मजबूर, जनता की मेरी पीड़ा थी, मैंने मजबूरन मेरे को विरोध करना पड़ा। मैं भाव और पीड़ा के लिए मैं मजबूर उतरा। निश्चित रूप से पार्टी बांधना ये परंपरा रही है विधानसभा में कि छोटी पार्टी है उसको 10 मिनट का टाइम देंगे, बड़ी पार्टी है उसको टाइम देंगे। तो देखिए, आप लोगों का खुद ही का ये बना हुआ है सारे राजनीतिक दलों की तरफ से। वो उसमें कुछ मजबूरन मेंबर हो जाते हैं, जब अपने क्षेत्र की बात या इलाके की बात या पूरे प्रदेश की बात कहने के लिए जब वो मजबूर हो जाता है तो पार्टी और नियम के विरोध भी जाना पड़ता है। ये पर्टिकुलर है, लेकिन इनका कहना बिल्कुल सही है। जिस मेंबर को तो सदन का समय बढ़ाया जाए, सबकी बात सुनी जाए, डिस्कस निकाला जाए। नहीं, आधा घंटे की चर्चा आप तो उपाध्यक्ष रहे हैं, दिए जाती है बार बार। मैं आपसे अर्ज करता हूं, मेरे व्यक्तिगत विचार है, उपाध्यक्ष की हैसियत से भी थे, पहले भी थे, आज भी है। मैं वो पहला व्यक्ति हूं जिसने 90 दिन हाउस से लिए ये बात रखी थी। मैं पहला आदमी हूं जिसने इस हाउस में साल में 90 दिन बैठकें होनी चाहिए। तो मैंने तो रखा है, मिनिमम 60 दिन होना ही चाहिए। उसके बाद इन्होंने रूल्स बदले, पहले तो मैंडेटरी था, फिर भी नहीं कर रहे थे। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, या तो सदस्य को नहीं बोले, कोई जो बोलता है उसको 2 मिनट में क्या बात करेगा, वो चलेगा, आखिर कोटा जाएगा, हेलीकॉप्टर में बैठेगा तो 1 घंटा और लगेगा। ये यहाँ की दिल्ली की बात नहीं कर रहा मैं, जो चीज है उसको जब तक हम निष्कर्ष में नहीं निकलेंगे, हाउस चलाओ ना, किसने मना किया है?
कौन से प्रशासनिक मशीन है? लेकिन आज डर है रामनारायण जी, आप जैसे वरिष्ठ लोगों को बिल्कुल मैं सही कहा, मुख्यमंत्री जी को देनी नहीं क्योंकि आपकी बात मानी जाती है। आप ये कब कहते थे कि आप है और वरिष्ठ लोग सब मंत्रिमंडल में बैठते हैं, वो लेते होंगे, सलाह देते होंगे। वरिष्ठ लोग सारे मंत्रिमंडल में नहीं है, मार्गदर्शन में मंडल में भी मार्गदर्शन मंडल भी एक नहीं वो मार्गदर्शन में जो होने देंगे कोई आप बता दोगे तो उसको अर्ज कर देंगे। इनकी भावना, मैं इनकी भावना से सहमत हूँ। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, ये बड़ी पीड़ा होती है कि समय नहीं मिल पाता। ये बात भी अलग है कि जब डिमांड्स आएंगी बजट के बाद तो उस पे कि पूरा टाइम मिलता है। असेंबली बहुत लंबी चलती है। देखिए, टिड्डियों का एक इश्यू चल रहा है इस समय। 12 जिलों की फसल चौपट हो चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य किसान का यह है कि ये सीआरएफ के नॉर्म्स में भी नहीं है कि टिड्डी अगर या फसल चट कर गई तो उस पर कुछ हो। मैं मीना साहब आपके पास एक बड़ा विषय है, बड़ा विषय है ये मीना साहब। हाँ, आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, ये एक मुद्दा ऐसा है, लेकिन पहले दिन मैं नहीं कहता कि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही इसका भी जिक्र होना चाहिए था। ये राज्यपाल अभिभाषण में बहस का नहीं, वो तो है, हाँ बिल्कुल। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि इस वक्त 12 जिलों की जो फसल किसानों की तबाह हो चुकी है, तो लगता है कि वास्तव में अभी इस पे कुछ सदस्यों को इस पर चर्चा करनी चाहिए। चर्चा का मतलब ये नहीं हो, आप प्रस्ताव बनाइए, प्रस्ताव को भेजिए केंद्र सरकार को। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को विरोध करेगी। बीजेपी की गवर्नमेंट ऊपर है तो उसमें थोड़ा आक्षेप रखना चाहिए कि सब 12 जिलों में फसल किस तरह से तबाह हुई है। देखिए, आप तो जानते हो बीजेपी कांग्रेस ने सारा सदन एक राय से चाहता है कि जो दुखी है, जिसको नुकसान हुआ है, उसकी मदद हो। इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं है। और इसमें मैं ये कहूं केंद्र सरकार के खिलाफ या कोई बीजेपी का कोई रास्ता प्रश्न नहीं है। हम सबको मिलकर के निर्णय करना पड़ेगा। जो आदमी दिवाला घोषित होता है उसकी तो माफ हो जाता है, किसान बर्बाद हो जाता है उसका माफ नहीं था। मैं व्यक्तिगत तौर पे कहना चाहता हूं, स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं किसान के खिलाफ जीएसटी का विरोधी हूं। आज एक ट्रैक्टर पे 2-2 लाख रुपए जीएसटी ली जा रही है। प्रश्न वो नहीं, प्रश्न ये है कि हम किसान को 50,000 रुपए माफ करके प्रचारित करते हैं, एक सेठ का 1-1 लाख हजार करोड़ रुपए माफ हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या? ये देश के नियम बदलना चाहिए, सबको समान त्रिपाठी में करना चाहिए। 17,000 करोड़ में जब मनमोहन सिंह जी थे, सब किसानों का कर्जा माफ हुआ पूरे देश का। और राजस्थान का कितना हुआ ये बता दो, आप आंकड़े देख लीजिए, बता देंगे आंकड़े। 70,000 करोड़ 72,000 करोड़ टोटल हुआ था। आज की बात कर रहा हूँ, 500 तो आप नहीं, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। एक व्यक्ति को 524 1,20,000 के साथ तो 1,20,000 1 लाख वो अनदेखी का काम है। देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत सरकार का गृह मंत्रालय अनदेखी को डिटेक्ट करता है और वो करके उनको करना चाहिए मदद। कहाँ दिक्कत है इसमें स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। कोई भी गलत हो रहा है गृह मंत्रालय पूछ सकता है। आज दिन तक गृह मंत्रालय नहीं पूछा कि राजस्थान के साथ अन्याय हुआ कि सरकार ने क्या किया। इसलिए हम सबको मिलकर के टिड्डियों के मामले में मैं धन्यवाद देता हूँ राजस्थान सरकार को कि इन्होंने लोगों को सहायता देना स्टार्ट कर दिया है। जिक्र नहीं किया है, सहायता देना स्टार्ट किया है। 48 करोड़ रुपए दे दिया, बिल्कुल 48 करोड़ दे दिया और उन्होंने देने की कोशिश में पहला मौका है। एक मिनट साहब, जिसकी पहले मौका है उसको दे रहे हैं। नहीं, ये किसी जेब से नहीं दे रहे हैं, ये सरकार का पैसा है। सरकार का पैसा, आप सरकार में दे रहे, आपका पैसा है। जिसका आधा खत्म हुआ उसको शायद ये यदि मान लो कोई कमी रह गई तो केंद्र सरकार को भी आगे बढ़ के क्षेत्र से आते हैं, आपको तो बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। वहाँ पर शासक घूमते तो सब कुछ हो जाएगा। मैं तो विधानसभा में अपनी बात स्टेट गवर्नमेंट ने क्या लिखा है, देखिए कृषि कल्याण मंत्री अपने यहाँ के समधी हैं, तो ऐसी स्थिति में आप तो वो देंगे अपने बेटे के ससुराल के लिए तो कुछ तो करेंगे, तो उस नाते से आप दोनों तरफ केंद्र सरकार के बजट में मैं पढ़ रहा था, केंद्र सरकार के द्वारा हजारों करोड़ की मदद राजस्थान सरकार को की गई है, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो चाहे अन्य क्षेत्र में हो। और यदि प्रोसेस वाइज अगर राज्य सरकार, मैं समझता हूं अगर अपनी कथा को बताती है तो केंद्र सरकार इसके लिए पूर्ण बजट जेके लोन वाले में ऐसा क्या हुआ जो आप कुछ कर ही नहीं पाए मिलकर के? जेके लोन में तो किया सारा कुछ, हमने किया। कांग्रेस को तो 10 दिन तक वहां कोई पहुंचे ही नहीं था। नहीं, ये वो क्यों हुआ? ये भी एक मुद्दा रहेगा। मैं माफी चाहूंगा, समय कम है। निश्चित रूप से बहुत सारे इश्यूज आएंगे, जैसे जैसे इश्यू आएंगे वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहला दिन
बस एक गुजारिश है सभी विधायकों से, ये मैं लगातार कह रहा हूं कि लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। ये सिफारिश मानते हैं हमारी भी, भारत सरकार तो आप तो चुनाव लड़ चुके हो, आप तो कह ही सकते हो। नहीं मैं अब तो सब अरे भारत सरकार क्यों नहीं मदद कर रही? लोकसभा अध्यक्ष जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो, चल रहा है। आप तो कह ही सकते हैं। एजुकेशन में पहले 10% राजस्थान सरकार देती थी, 90% भारत सरकार चाहता था, आज मात्र भारत सरकार 60% दे रही है। भारत सरकार से कौन लोग जी, तो चलो मैं माफी चाहूंगा। तो कुल मिलाकर के लबोलुबाब यही है कि सभी विधायक बड़ी गंभीर और सारगर्भित चर्चा करें। उनकी गंभीरता पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन चर्चा में गंभीरता आनी चाहिए। और जो उम्मीद है कि इस बार कुछ सूरत बदलनी चाहिए, केवल हंगामा से काम नहीं चलेगा, इस सूरत भी बदलनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।